हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। और अपना चैप्टर जैसा कि आपको पता है एंड हो चुका है लगभग। मैं वैसे आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला था, बट मैंने डिसाइड किया कि हम सरफेस केमिस्ट्री जो अपने कुछ अभी मैंने प्लेलिस्ट में चेक किया था तो 14 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। कितने? 14 उसके लेक्चर पहले हो चुके हैं जब स्टार्टिंग में उसको शुरुआत किया था। तो ठीक, तो आप सभी को क्या करना है, भले से आपने पहले देख लिए हो फिर भी आपको सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है, ठीक है, पृष्ठीय रसायन, उसके 1 से लेकर के 14 तक के सारे लेक्चर्स को रिवाइज करना है। और कोई नया स्टूडेंट है जो बाद में जुड़ा है हमसे, तो मान लीजिए उसने नहीं पढ़े थे तो वो पहले 1 बाय 1 उनको देखे। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, 10 मिनट 20 मिनट का, कोई आधे घंटे का है, कोई 20 मिनट का है। लगभग आप एक दिन में उनको पूरा रिवाइज कर सकते हो। जब उनको आप कर लोगे रिवाइज, देन फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपका 50 नंबर का लेक्चर होगा जिसमें नई चीज़ आपको बताई जाएगी। तो ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे ने उस टाइम पढ़ लिया था, अभी डायरेक्ट वो रिवीजन नहीं करेगा और अगर स्टार्ट करेगा मेरे साथ पढ़ना तो डाउट ही डाउट आएंगे। इसलिए पहले एक बार ध्यान से उनको पढ़ लेना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में मेरे से डाउट पूछ सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं अपन कि हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर एंड हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से या कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से। तो आज के वीडियो में अपन कुछ खास बातें कर लेते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। ठीक है, तो देखो बेटा, ये सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें से 2 बातें होती है। एक तो थ्योरी का क्वेश्चन बनता है और एक बनता है न्यूमेरिकल। मैंने आपको न्यूमेरिकल, क्योंकि मेरा काम है क्वेश्चन करवाना, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं और वो सभी स्टूडेंट के हिसाब से करवाए हैं। बट जो स्टूडेंट केवल बोर्ड और बोर्ड को टारगेट करते हैं वो स्पेशली जो मैंने छोटे छोटे न्यूमेरिकल करवाए हैं, एक तो मोलैरिटी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, एक मोलैलिटी का, और एक है आपका मोल फ्रैक्शन, यानी मोलरता, मोललता और मोलेंस, इनके सूत्र यानी कि फॉर्मूले और इनके जो न्यूमेरिकल है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं और बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, दूसरा बनेगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जैसे आपका हेनरीज लॉ आ गया, हेनरी के नियम के बारे में पूछ लिया कि हेनरी के नियम की कोई 2 विशेषताएं बताओ, हेनरी का नियम क्या है उसका स्टेटमेंट लिखो, हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग बताओ, कोई 2 उपयोग बताओ, वो पूछ लिया आपसे। ठीक है, तीसरा दूसरा राउल्ट लॉ के बारे में पूछ लिया। अब ये दूसरा पार्ट कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट पूछ लिया, राउल्ट का नियम क्या है, ठीक है। या फिर आपसे जो है मान लीजिए कोई ऑस्मोसिस का क्वेश्चन आ गया जिसमें इनवर्स ऑस्मोसिस की बात की जाए, या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर वांट ऑफ फैक्टर आई जो है उसका कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया जैसा अपन ने किया हुआ क्लास में। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके पास ऑस्मोसिस वांट ऑफ फैक्टर हो गया, ठीक है, अल्फा का कोई न्यूमेरिकल आ गया, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा, संयोजन की मात्रा से संबंधित कोई सवाल आ गया। ये आपके खास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेनरी के नियम का कोई ग्राफ आ गया डायरेक्टली, राउल्ट के नियम का आपके पास ग्राफ आ गया, या फिर आपके पास कोई जैसे और तो क्या खास बचा इसमें, बस खास चीजें यही है। तो इनको एक बार ध्यान से आपको रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसको ऐसा कर लो कि बस उससे कुछ भी पूछा जाए फिर आपको कंप्लीट आना चाहिए, जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे। मैं नहीं कहता कि आपने एक बार बोर्ड लेवल का पढ़ लिया तो आपको सारा एडवांस लेवल का भी आना चाहिए, वो नहीं, बट जिस लेवल का पढ़ लिया उस लेवल का तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, उतना आप सीरियस होकर इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, कल अपन किसकी बात करेंगे? सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन की सैम्पलिंग बताता हूं कि जैसे एक तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक में बता रहा हूं, ये नोट कर लीजिए।
कि जैसे आपसे बोला जाए क्या क्या आपकी बुक में भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको सीधा रट्टा मारना है, आपको और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। रट्टा मारना मतलब बार बार देखते रहो, याद हो जाएगा। देखो आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, आदर्श विलियनो आदर्श विलियनो के उदाहरण लिखो, यानी कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो कम से भी कम आपको 4 एग्जाम्पल आपको बुक से याद करने दे रखे हैं आपकी बुक में। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन अनादर्श का, अनादर्श यानी नॉन आइडियल विलियनों के उदाहरण, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बार बार प्रैक्टिस में रखना है। 2-4 दिन में एक बार रिवाइज कर लिया तो ठीक है ना। आपको इस तरह से बार बार मतलब आप रिपीट करते रहोगे चीजों को, ठीक है, दोहरान करते रहोगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं अपन, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। 2-2, 4-4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक वांट ऑफ फैक्टर का अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। निम्न विलियनों के आई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न क्वेश्चन है आपका, निम्न विलियनों को आई के आपका वांट ऑफ गुणांक, इसके क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। आई के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं बेटा, आप लिख लीजिए। राइट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? 0.1 मोल CaCl2, एक तो ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है 0.1 मोल M यानी मोलर KCl दे रखा है। तीसरा दे रखा है आपको 0.1 M Al2 SO4 होल थ्राइस। चौथा आपको दे रखा है 0.1 मोल C12 H22 O11। ठीक है, अब किसके लिए आई ज्यादा होगा, ठीक है, किसके लिए कम होगा, ये आपको पता लगाना है, ठीक है, और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कम से ज्यादा की ओर लिखना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो आई कैसे पता करते हैं? आई पता करने के लिए आपको इनको तोड़ना होगा। देखो सब में एक चीज कॉमन है, 0.1 मोल, यानी इनमें जब बात की जाए कि विलय की मात्रा जो है वो बराबर है सभी के अंदर, यानी कॉन्सेंट्रेशन इनका बराबर है, सांद्रता सभी में समान है, तो आई किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, आपने जब फॉर्मूला लिखा था आई का, तो इट इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो होगी उन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो अब अपन देखें कि जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, कैसे टूटेगा बेटा? Ca+2 में टूटेगा और 2Cl-1 में, यानी इससे आपको टोटल कितने आयन मिले? 3 आयन मिले, 2 तो Cl-1 मिले और एक कैल्शियम क्लोराइड पॉजिटिव आपको कैटायन मिला है। ठीक है, अब बात करें अपन दूसरा KCl है, दो सभी की मात्रा बराबर है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप तोड़ दो K+, यानी पोटेशियम क्लोराइड को आयनाइज किया तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने मिले? 2। Al2SO4 होल थ्राइस, इसको आयनाइज किया था 2Al+3 + 3SO4 - 2,
यानी 3 और 2 5, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने? 5 मिले आपको। अगला कौन है? C12 H22 O11। आपको पता है जब वाटर में अपन डिजोल्व करेंगे इसको तो ये फर्दर टूटेगा नहीं, आयोनाइज नहीं होगा, तो ये C12 H22 O11 की फॉर्म में रहेगा। देन इससे कितना प्राप्त हुआ आपको? 1। अब आपको I का बढ़ता हुआ क्रम में लिखना है, तो देखो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा I का। सबसे पहले कम ये, तो C12 H22 O11 0.1 m। एक मिनट में यहां पे लिख देता हूं, आपको दिखाए कहां कहां दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। देखो सबसे पहले मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं, इसको मिटा देते हैं। आंसर सॉल्व कर लिया आपने। कैसे लिखना है आपको? सबसे पहले 0.1 m C12 H22 O11, क्योंकि इसके लिए I का मान आपको क्या प्राप्त हुआ बेटा? 1। जितने नंबर ऑफ आयन उतना है I का वैल्यू। कैसे? आपको बताया था मैंने कि डिसोसिएशन का केस में क्या होता है, I की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा ही होती है। ठीक है, 1 से कैसे निकालोगे? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जैसे 3, टूटने से पहले कितना था? 1, थ्योरेटिकल वैल्यू 1, तो 3/1 मतलब 3 आ गया। ऐसे 2 के लिए क्या करोगे? 2/1। 5 के लिए क्या करोगे? 5/1, यानी ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल, प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, तो सबका I निकल जाएगा। यानी इसका I 3, इसका I 2, इसका I 5, इसका I 1, तो I का मान इसके लिए 1। फिर इससे ज्यादा वाला कौन है? KCl, तो 0.1 m क्या आ गया? KCl। फिर इससे ज्यादा कौन है? 0.1 m। 3 वाला कौन है? CaCl2। फिर 0.1 m। 4 वाला है क्या? कोई नहीं है। 5 वाला है तो कौन है? Al2SO4 होल थ्राइस। तो सभी हो गए। ठीक है, I का मान 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 5। तो ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके के और भी प्रीवियस क्वेश्चन मैं बताता रहूंगा। आपको क्या करना है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट बनाने, डिटेल में नोट्स आपने बनाए लिए, इस तरीके से अपने आप को कंप्लीट करना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए प्लीज। वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान, वृहद अणुओं के यानी जो बड़े अणु होते हैं, वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म उपयुक्त है? वृहद अणुओं के अणुभार ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म उपयुक्त है? ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू फाइंड आउट द मोलर मास, टू फाइंड आउट द मोलर मास of macromolecules which colligative property is suitable, which colligative property is suitable। तो देखो 4 colligative property आपने पढ़ी थी, उनमें M2 जो है अपन ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। परासरण दाब, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, यानी कि परासरण दाब ही एक ऐसा अणुसंख्यक गुणधर्म है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है बड़े अणुओं के अणुभार ज्ञात करने के लिए। क्योंकि बाकी सभी में भी कहीं पे M2 अगर आ रहा है तो आप कर तो सकते हो, बट उसमें क्या छोटे पार्टिकल को काम में लेते हैं, जैसे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है, या आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, रिलेटिव लॉवरिंग है, इन सभी में कुछ अदर सिचुएशंस में बड़े मॉलिक्यूल की बात अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो ये कुछ खास क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है ना,
अब अपन कल के लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री, जिसे अपन ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया था, उसे अपन कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेना और उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।